हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे, क्योंकि कुछ समय के लिए मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से वह मेंटली हेल्थ स्टेबल है होने की वजह से, खराब होने की वजह से वीडियो डालने में काफ़ी समय लगा, काफ़ी बीच में अंतराल आया। इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब हम अपनी निरंतर वीडियो डालते रहेंगे। आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक बताए गए हैं। देखिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों में अल्पसंख्यकों को अधिकार। देखिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक है उस शब्द का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। देखिए, अगर आपने कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी होगी सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, हाशिए पर पड़े समूह, व्यक्ति, वर्गों, आशयकरण की प्रक्रिया को अच्छे से समझाया हुआ है। अब देखिए, एक हिंदी में एक शब्द है करण, जो प्रक्रिया को दर्शाता है। प्रक्रिया, जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, तो इसके पीछे करण लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दर्शा रहा है प्रक्रिया को, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को। वहीं अगर किसी चीज के बाद में हिंदी में अगर वाद लगा हुआ है, तो इसका मतलब है वो दर्शा रहा है किसी सिद्धांत को या किसी विचारधारा को, किसी विचारधारा को। तो यहाँ एक शब्द है हास्याकरण, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो मुख्य धारा से किनारे पर है। हाशिया का मतलब है किनारे पर करना, यानी कि उसे मुख्य, जो समाज की मुख्य धारा से है, मुख्य धारा है, उसे अलग रखा हुआ है, उसे कटा हुआ है, यानी वो किनारे पर है, हाशिए पर है। उन्हीं हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को हम अल्पसंख्यक कहते हैं। हाँ, अल्पसंख्यकों को हम परिभाषित अलग अलग प्रीफिक्स में कर सकते हैं, जैसे कि कोई धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकता है, कोई भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम संपूर्ण भारत को इकाई माने, तो हिंदू बहुसंख्यक है, जो अन्य धर्म है वो अल्पसंख्यक है। वहीं अगर हम भाषा के आधार पर देखें, तो भाषा के आधार पर जो बहुसंख्यक है वो हिंदी है, और जो अन्य भाषाएं हैं वो अल्पसंख्यक है। जैसे अगर ऐसा माना जाता है कि जो भारत का उत्तरी बेल्ट है, उत्तर और उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो हिंदी बेल्ट है। भारत में लगभग 62% क्षेत्र में हिंदी भाषा समझी जाती है और बोली जाती है। अन्य भाषाएं भी इसी प्रकार है, अलग अलग। तो जो अन्य भाषाएं हैं वो हिंदी के मुकाबले अल्पसंख्यक है, यानी हाशिए पर है, किनारे पर है। उसी प्रकार हम किसी व्यक्तियों के समूह, किसी व्यक्तियों को, किसी वर्गों को अल्पसंख्यक तब कहेंगे जब वो समाज की मुख्य धारा या देश की मुख्य धारा से अलग हो, हाशिए पर हो, उन्हें हम अल्पसंख्यक कहेंगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इन दो शब्दों को आप याद रख सकते हैं, ये काफी मदद करेंगे। किसी भी शब्द के बाद में अगर करण लगा होता है, तो उससे हम समझेंगे कि वो प्रक्रिया को दर्शा रहा है। किसी शब्द के बाद वाद लगा होता है, तो वो सिद्धांत और विचारधारा को समझा रहा है। ये शब्द अगर आपको मालूम है, तो आपको परिभाषाएं बनाने में, लिखने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे अगर कहीं पे आ जाए मार्क्सवाद के बारे में लिखिए, कहीं पे आ जाए फांसीवाद के बारे में लिखिए, उदारवाद के बारे में लिखिए, तो एक लाइन तो आप ये लिख सकते हैं कि मार्क्सवाद एक विचारधारा है या एक सिद्धांत है। उसके बाद उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, उसी प्रकार आप करण में लिख सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऐसे 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 एक्स वाई जेड आप कुछ बता सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इन शब्दों को ध्यान रखिए, ये काफी काम में आएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में क्या बताया गया है। अल्पसंख्यक के जो अधिकार है वो 29 से लेकर 30 तक दो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 29 इसे बताया गया है कि भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी नागरिकों, किन्हीं वर्गों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। तो इसी के हम लिखेंगे अब कि व भारत के किसी क्षेत्र
भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिक किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। देखिए, ऐसा ऐसा किस लिए किया गया है? क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक होता है उसको ये खतरा हमेशा बना रहता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है या बहुसंख्यक जो समूह है वो उसके अधिकारों को छीन लेगा, उसके अधिकारों को छीन न सके या उसके अधिकारों का गलत उपयोग न कर सके। इसलिए ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं जिससे उनके भाषा को, उनकी लिपि को, उनकी संस्कृति को संरक्षण किया जा सके। संस्कृति शब्द वैसे तो काफी व्यापक शब्द है, लेकिन हम मूलतः सामान्यतः हम मान के चलते हैं कि संस्कृति के अंतर्गत तीन चीज आती है। एक है पहनावा, एक है त्योहार, पहनावा, त्योहार और तीसरा आता है खान पान। इन तीन चीजों को हम मूलतः मान लेते हैं कि वो किसी क्षेत्र की संस्कृति का हिस्सा है। वैसे अगर देखेंगे तो जो संस्कृति है वो काफी व्यापक शब्द है, क्योंकि किसी क्षेत्र के विशेष में एक किसी की संस्कृति को देखना तो हम मूलतः ये देखते हैं कि वहां का पहनावा, वहां के रीति रिवाज, त्योहार, खान पान कैसा है, हम मूलतः ये देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो 29 का ये फर्स्ट है, सेकंड में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के साथ राज्य किसी भी प्रकार का केवल जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो अल्पसंख्यकों के साथ राज्य केवल जाति, लिंग, धर्म, ईटीसी और लास्ट में भाषा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं करेगा, प्रतिबंधित नहीं करेगा। ये आर्टिकल 29(2) में बताया गया है। इसी के साथ अब हम देखेंगे जो अल्पसंख्यक के अधिकार के आर्टिकल 29 को देखा। 29 में लिपि, भाषा, संस्कृति के संरक्षण दिया गया है। अब हम देखेंगे कि 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के अधिकार दिए गए हैं, स्थापना के अधिकार दिए गए हैं। अब हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों के रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार होगा। देखिए, ऐसा किस लिए दिया गया है? क्योंकि जो भाषा है, संस्कृति है, जो लिपि है, उसका संरक्षण हम कैसे दे सकते हैं जब हम उनके प्रचार प्रसार के लिए हमारे पास शैक्षणिक संस्थान ही नहीं होंगे। क्योंकि जो शिक्षा है ना, वो किसी भी भाषा को, संस्कृति को, लिपि को संरक्षण रखने का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम लंबे समय तक अपनी पीढ़ियों में भाषा को, लिपि को, संस्कृति को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो लिपि, भाषा, संस्कृति के संरक्षण के अधिकार की
कोई महत्व नहीं है यदि शैक्षणिक संस्थान स्थापना करने का और प्रबंधन करने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो 29 में उनके संरक्षण का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 30 में 30 का जो 1 है उसके अंतर्गत ऐसी शैक्षणिक संस्थानों को स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार है जो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करेंगी, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों के बिना इनका संरक्षण प्रदान किया ही नहीं जा सकता है। उसी के हिसाब तो 2 है उसे बताया गया। अच्छा, अब जो शैक्षणिक संस्थान है अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक है तो वे आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, हाशिए पर होंगे, किनारे पर होंगे बहुसंख्यक के मुकाबले, तो उसे उनके राज्य को उनकी सहायता करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया है कि इन संस्थानों को, इन समुदायों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन समुदायों को राज्य आर्थिक सहायता व अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों को हमेशा खतरा रहता है कि बहुसंख्यक द्वारा उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे या फिर उनको पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इसलिए ऐसा कहा गया कि राज्य है ना, वो शैक्षणिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए और उनको जो अनुदान दिए जाते हैं उनके अनुदान देने में राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं किया जाएगा कि जो बहुसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान है उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको अधिक अनुदान दिए जाए, उनको अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, और अल्पसंख्यकों को साथ भेदभाव किया जाए, उनको कम राशि दी जाए। तो ऐसा भेदभाव की मनाही की गई है, प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद। इसी के साथ आप पढ़ते रहिए निरंतर और आगे बढ़ते रहिए, और 2 चीजों का हमेशा जीवन में ख्याल रखिए कि आप हमेशा अपनी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में काम हमेशा चलते रहते हैं। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं, एक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, एक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप हर समस्याओं का सामना अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि ये सब मैं अपने पर्सनल अनुभव के कारण बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी मानसिक स्थिति है वो काफी बिगड़ गई है, जिसके कारण मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि अगर तन व मन स्वस्थ नहीं है तो आप पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते हैं, किसी चीज में आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं अच्छे से। आपके मानसिक, आपका जो दिमाग है, जो आपका जो मेंटल हेल्थ है, वो आपको किसी चीज में फोकस करने ही नहीं देती है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना केवल उसी को पता चलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी को ऐसा सामना न करना पड़े। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने मानसिक स्वास्थ्य का व शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जो मेरा मानसिक स्वास्थ्य है, मुझे लगता है अब शायद वो ठीक हो भी पाए या नहीं हो पाए, क्योंकि उसके मेरे अपने पर्सनल कारण है। शायद भविष्य में सब अच्छा रहा तो शायद हो जाए ठीक, वरना कुछ कह नहीं सकते हैं कि ठीक होंगे या नहीं, शायद ऐसे ही जीवन भर रहना पड़े। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए। मैं आशा करता हूँ आपकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। धन्यवाद।